नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस फसल के लिए एक बोर्ड की स्थापना का निर्णय लिया है। ए हल्दी, बी कॉफ़ी, सी चाय, डी गन्ना। किस फसल के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाएगी? तो यह है हल्दी, टर्मरिक। कॉफ़ी का जो बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। चाय का जो बोर्ड है, राष्ट्रीय बोर्ड, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और जूट का जो बोर्ड है उसका भी मुख्यालय है कोलकाता में। सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक के बल्लेहोन्नूर में है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। यह जो हल्दी का बोर्ड होगा स्थापित, वह होगा तेलंगाना में स्थापित। केंद्र सरकार तेलंगाना के मुलुगु में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। कौन है समक्का सरक्का? ए जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी, बी जनजातीय देवता, सी वीर जनजातीय बालिकाएं, डी जनजातीय गांव। तो ये हैं जनजातीय देवता, ट्राइबल डेइटीज। आपको परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की कहाँ स्थापना होने जा रही है? तो वह है मुलुगु, तेलंगाना में। और यहाँ पर है मुलुगु जिला, ये आप देख सकते हैं मुलुगु जिला। तेलंगाना एक और आंध्र प्रदेश से घिरा हुआ पश्चिम में और दक्षिण में भी थोड़ा, और उत्तर में इसके है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। इसके पश्चिम में महाराष्ट्र और कर्नाटक है। यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, ये हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और के चंद्रशेखर राव, केसी राव, ये हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगला प्रश्न, वोक इंक पुस्तक को किस अमेरिकी राजनेता ने लिखा है? ए डोनाल्ड ट्रंप, बी कमला हैरिस, सी जो बाइडेन, डी विवेक रामास्वामी। वोक इंक, तो वोक इंक पुस्तक के लेखक हैं विवेक रामास्वामी। उन्होंने नेशन ऑफ विक्टिम्स नामक दूसरी किताब भी लिखी है। वोक इंक में कॉर्पोरेट अमेरिका में जो सामाजिक न्याय का स्कैम है उसके बारे में बताया गया है। और नेशन ऑफ विक्टिम्स में यह बताया गया है कि कैसे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के माध्यम से, जैसे भारत में भी होता है मैं दलित हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, वहाँ पे होता है मैं हिस्पैनिक हूँ, मैं ब्लैक हूँ, और इन सब चीज़ों से कैसे मेरिट को नुकसान होता है और फिर आगे कैसे अमेरिका एक्सेलेंस को पा सकता है, यही है इस नेशन ऑफ विक्टिम्स का थीम। विवेक रामास्वामी रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इनको टक्कर दे रहे हैं। जब रिपब्लिकन पार्टी से ये उम्मीदवार के रूप में चयनित हो जाएंगे तब ये अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ पाएंगे। अगला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ नख को विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन से कितने वर्षों की अवधि के लिए भारत वापस लाया जाएगा? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो यह लाया जाएगा 3 वर्ष के लिए। देखिए, हमारी ही चीज़ों को हमें लाने के लिए MOU पर दस्तखत करना पड़ रहा है। जी हाँ, महाराष्ट्र की सरकार और इस म्यूजियम, विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके अंतर्गत 3 साल के लिए यह वाघ नख भारत आएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 250 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह किया जाएगा। अफजल खां को इन्होंने इस वाघ नख से मारा था और अफजल खां बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय का एक सरदार था। लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद बात आई कि समझौता किया जाए, तो प्रतापगढ़ किले में ये मिलने के लिए अफजल खां ने शिवाजी को बुलाया, शिवाजी महाराज को बुलाया, और यहाँ पर यह धोखे से शिवाजी महाराज को मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले शिवाजी महाराज ने ही
बाघ नख से इसका वध कर दिया। अगला प्रश्न, भारतीय सेना किस देश की सेना के साथ संप्रीति संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है? ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी श्रीलंका। संप्रीति, तो संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज भारतीय सेना बांग्लादेश के साथ करती है। 2009 से ही शुरू हुआ, सबसे पहले असम में हुआ था और यह अभी उमरोई मेघालय में इसका 11वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। एक साल यह भारत में होता है, फिर अगले साल बांग्लादेश में होता है। जैसे कि भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास एक साल भारत में होता है, फिर पुनः अमेरिका में होता है। अगला प्रश्न, पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए है? स्वरोजगार के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए, सड़क पर दुकान लगाने वालों के लिए, सड़क की सफाई करने वालों के लिए, स्वरोजगार की इच्छुक महिलाओं के लिए। पीएम स्वनिधि योजना, इसका उत्तर होगा सड़क पर दुकान लगाने वालों के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। यह आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय की एक योजना है। इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को, सड़क के किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वालों को 50,000 रुपये तक का ऋण मिलता है, वह भी बिना कुछ गिरवी रखे हुए। यह माइक्रो क्रेडिट स्कीम है, यानी इसमें छोटे छोटे ऋण दिए जाते हैं। और 2020 में इस योजना की शुरुआत की गई थी और केवल 3 सालों में इस योजना ने एक बहुत बड़े माइलस्टोन को प्राप्त कर लिया है। 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को इसका लाभ अभी तक मिल चुका है। इसमें जो ऋण के लिए जो ब्याज दिया जाता है उस पर 7% की सब्सिडी दी जाती है और यदि स्ट्रीट वेंडर अपने सामान को खरीदने वालों के साथ डिजिटल लेन देन करता है तो उसे 1200 रुपये सालाना कैशबैक भी मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। 50 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार किस जिले में राज्य के दूसरे बाघ अभयारण्य की स्थापना करने जा रही है? ए पश्चिमी चंपारण, बी कैमूर, सी जमुई, डी नालंदा। तो बिहार सरकार इसकी स्थापना करने जा रही है कैमूर में। कैमूर जिले को अगर हम लोग देखें मैप में तो यह उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती जिला है। यह उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से सटता है, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले से। झारखंड से ये नहीं सटता क्योंकि इसके नीचे रोहतास जिला है। इसका मुख्यालय भभुआ है और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, मां मुंडेश्वरी मंदिर। यह एक अष्टकोणीय मंदिर है, पत्थर से बना हुआ मंदिर है, गुप्त काल का मंदिर है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि यहाँ पर जानवर की, पशु की बलि दी जाती है लेकिन उसकी हत्या नहीं की जाती है, उसे मारा नहीं जाता है। केवल बलि देकर यानी फूल चढ़ाकर उसके नाम से उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। कैमूर में ही बैद्यनाथ मंदिर है जो कि आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही प्रसिद्ध है, देवलिया रामगढ़ में है। यह भी एक अष्टकोणीय आधार पर मंदिर निर्मित है, शिखर भी है इस मंदिर में और इसका गर्भगृह एकल पत्थर को काटकर बनाया गया है। इसका निर्माण कहा जाता है कि चंदेल राजा विद्याधर धंग ने कराया था, जिन्होंने की बाद में जल समाधि ली थी संगम में। यहाँ 4 तालाब भी हैं, ध्रुव कुंड, रुद्र कुंड, ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड। कैमूर का एक और मंदिर प्रसिद्ध है, हरसु ब्रह्म मंदिर, जिसे कि भूत बाधा दूर करने वाला मंदिर कहा जाता है। कैमूर में एक बहुत महत्वपूर्ण नदी बहती है, कर्मनाशा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में बहती है। विंध्याचल से निकलती है ये नदी। यह गंगा की सहायक नदी है और इसकी सहायक नदी है दुर्गावती। दुर्गावती में एक जलाशय भी बनाया गया है, करमचट बांध भी बना हुआ है, डैम भी बना हुआ है। कैमूर में 2 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं, तेलहर कुंड और करकटगढ़ जलप्रपात। कैमूर से होकर जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड गुजरती है
जिसे नेशनल हाईवे 19 कहते हैं, जो आगरा से लेकर कलकत्ता को जोड़ती है, और आगरा से दिल्ली को जोड़ने वाली जो NH है उसको कहते हैं NH 44। पहले दिल्ली से कलकत्ता तक के NH को NH 2 कहा जाता था, लेकिन अब 44 + 19, दिल्ली से आगरा तक 44 और आगरा से कलकत्ता तक NH 19 है। अगला प्रश्न, चीन के सहयोग से किस देश में वूस नामक हाई स्पीड रेल सेवा शुरू की गई है? ए वियतनाम, बी लाओस, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। वूस हाई स्पीड रेल सेवा की शुरुआत इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, और यहाँ पर एक नए राजधानी की स्थापना होने वाली है, अभी बन ही रहा है यह नुसंतारा में। यह बोर्नियो द्वीप में होगा, यह है बोर्नियो द्वीप। इंडोनेशिया में कई सारे द्वीप हैं। भारत से सटा हुआ जो इस वाला द्वीप है नज़दीकी अंडमान निकोबार से, वह है सुमात्रा द्वीप। उसके बाद है जावा, जिस पर कि जकार्ता है स्थित। यह है बोर्नियो, जिस पर कालिमांतांग एक प्रांत है इंडोनेशिया का, वह है, और ब्रुनोई जिसकी राजधानी दारुसलाम है, वह देश भी है, जो एक सल्तनत है ब्रुनोई। और यहाँ है न्यू गिनिया, और यह सुलावेसी द्वीप है। इंडोनेशिया में ही बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था 1955 में। यह एक एफ्रो एशियन देशों का सम्मेलन था, यानी अफ्रीका और एशिया से देश यहाँ पर आए थे, मिले थे। और उसके बाद ही 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया में नाम नन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना हुई थी, जिसके कि सदस्य भी 120 देश हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही नाम कहते हैं। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, आसियान का मुख्यालय भी जकार्ता में ही है। इसके सदस्य देशों की संख्या है 10। इंडोनेशिया में बोर्नियो द्वीप पर और सुमात्रा द्वीप पर ओरंगुटान पाए जाते हैं, जो कि मनुष्य से काफ़ी मिलते जुलते हैं। ओरंगुटान का अर्थ भी हुआ कि जंगल का आदमी। ये कई सारे इनके रूप पाए जाते हैं, पी एवेली, पी पिग्मस, पी टेपेनुलियंसिस। तो बोर्नियो द्वीप पर आप देख सकते हैं ये पाए जाते हैं। यहाँ पर मलाक्का स्ट्रेट है। स्ट्रेट का अर्थ हुआ कि जब दो स्थलों के बीच से होकर कोई समुद्री जलराशि गुजरती है तो उसे स्ट्रेट कहते हैं, क्योंकि सकरा रास्ता है। स्ट्रेट अगर थोड़ा चौड़ा होगा तो उसे चैनल कहेंगे। तो मलक्का स्ट्रेट जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सी लेन है, यानी जहाज़ों के जाने का रास्ता है। और इसी में है यहाँ आगे जाकर सिंगापुर, यहाँ आगे जाकर यह साउथ चाइना सी से अंडमान सी को जोड़ता है। यहाँ पर अंडमान निकोबार है। सुलावेसी द्वीप के ऊपर है सुलावेसी सागर, जावा द्वीप के ऊपर है जावा सागर। यहाँ जकार्ता और बांडुंग, इन दो शहरों के बीच ही यह हाई स्पीड ट्रेन चलेगी वूस। यहाँ पर एक और द्वीप है, उसका नाम है बाली। बाली इस मुस्लिम बहुल देश में एक हिंदू बहुल द्वीप है। विश्व में सर्वाधिक मुसलमान इंडोनेशिया में ही रहते हैं, अधिकांशतः सुन्नी हैं। और उसके बाद भारत में सर्वाधिक मुसलमान हैं, यानी भारत की दूसरी बहुसंख्यक आबादी जो है वह मुसलमानों की है। इंडोनेशिया में कई सारे ज्वालामुखी भी हैं। दो के बारे में बताऊंगा जो कि आमतौर पर परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्राकाटो वो यहाँ पर है, जकार्ता और सुमात्रा के बीच में, यहाँ देख सकते हैं। और मेरापी वो सुमात्रा पर ही है, माउंट मेरापी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त राजनीति और रणनीतिक विचारों की गहन भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए भारतीय सेना और भारत की संयुक्त सेवा संस्था यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई पहल का नाम बताइए।
प्रोजेक्ट विश्वास, प्रोजेक्ट वैभव, प्रोजेक्ट संभव, प्रोजेक्ट उद्भव। तो यह है क्या, भारतीय सेना और एक संस्था है द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कि पुराने भारतीय ग्रंथ जो हैं उसमें राजनीतिक और रणनीतिक जो विचार मिलेंगे, स्ट्रेटेजिक जो विचार मिलेंगे, उनका अध्ययन किया जाएगा, उनका पता लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट उद्भव। उद्भव का अर्थ हुआ ऊपर बढ़ना, आगे बढ़ना। तो प्राचीन ग्रंथों से विचार लेकर सेना अपने राजनीतिक रणनीतिक विचारों का क्या करेगी, उद्भव करेगी। अगला प्रश्न, विश्व कॉफी कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए गुंटूर, बी कोट्टयम, सी बेंगलोर, डी कोलकाता। तो विश्व कॉफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया बेंगलोर में। अभी हम लोगों ने जाना था कि बेंगलोर में ही राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय है, गुंटूर में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय है, और कोट्टयम में रबर बोर्ड का मुख्यालय है, और कोलकाता में हम लोग देख चुके हैं कि चाय और जूट बोर्ड का है। तो कोट्टयम क्या है, रबर, गुंटूर क्या है, तंबाकू, बेंगलोर कॉफी, कोलकाता चाय और जूट। तो गुंटूर में खैनी खाया जाएगा, कोट्टयम में क्या किया जाएगा, रबर बैंड बनाया जाएगा, बेंगलोर में कॉफ़ी पीजिए, और कोलकाता में बोरा बिछाकर चाय पीजिए, जूट का बोरा बिछाइए और चाय पीजिए। इस विश्व कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रही है संस्था इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन। यह यूएन से संबद्ध एक संस्था है, इसका मुख्यालय है लंदन में। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रखा गया है सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, यानी सर्कुलर इकोनॉमी और रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर के माध्यम से सतत विकास को आगे बढ़ाना। तो सर्कुलर इकोनॉमी को थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कुछ भी कचरा नहीं होता, कुछ फेंका नहीं जाता है, बल्कि सबका क्या किया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कुछ कचरा निकला तो उसको क्या किया जाएगा, ऑर्गेनिक कचरा हो पहले यही कोशिश की जाएगी और उसका खाद बना लिया जाएगा। तो ऐसा सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है, रिसाइकिल होता है, रीयूज होता है, और इसको माना जाता है कि यह पर्यावरण के लिए बहुत ही हितैषी अर्थव्यवस्था का ढांचा होता है। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में क्या किया जाता है, रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर में रीजेनरेट मतलब फिर से उद्भव कराना, यानी यहाँ पर जो सॉइल का टॉप सॉइल होता है उसकी जो बायोडाइवर्सिटी होती है, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो मिट्टी को पोषण देते हैं, पौधों को पोषण देते हैं, वैसे जीवों के लिए क्या करना, उन्हें संरक्षित करना, यानी इस तरह से खेती करना कि वे जीव जो है टॉप सॉइल में वो बचे हुए रहें, जिससे कि मिट्टी जो है वो अच्छी हो, अच्छी गुणवत्ता की हो, उसमें ज़्यादा ह्यूमस हो, ज़्यादा ऑर्गेनिक मिट्टी हो। और कॉफ़ी के लिए ऑर्गेनिक मिट्टी ज़रूरी भी होती है, ह्यूमस होनी चाहिए उसमें कॉफ़ी की खेती के लिए, आगे हम लोग देखेंगे। तो रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर भी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के लिए और पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। इससे वाटर साइकिल भी मेंटेन रहता है, तो कई दृष्टियों से यह लाभदायक है। इस विश्व कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का शुभंकर मस्कट रखा गया कॉफ़ी स्वामी। ये है कॉफ़ी स्वामी, आप इन्हें देख सकते हैं। वेलकम टू इंडिया का बैनर भी इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। और भारत में जो कॉफ़ी बोर्ड है उसके कुल सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित 33। अब यहाँ पे इस वर्ल्ड के मैप को आप देख रहे हैं, तो यहाँ जो ग्रीन से जितने भी देश हैं वो देश जो हैं वो कॉफ़ी का निर्यात करने वाले देश हैं, और जितने भी ये ब्राउन वाले देश दिख रहे हैं ये सभी देश जो हैं कॉफ़ी का आयात करने वाले देश हैं। तो एक दृष्टि से हम देख सकते हैं कि यूरोप और अमेरिका में, जापान में भी कॉफ़ी की खपत जो है वो काफ़ी अधिक होती है। कॉफ़ी के कई टाइप हैं जो कि आजकल परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है, तो उससे भी हम लोग जान लेते हैं, 2-4 को जानना जरूरी है। तो इस्प्रेसो, लेटे, मोचा और अमेरिकानो या लॉन्ग ब्लैक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कॉफ़ी के बेवरेजेज हैं, पेय हैं। एस्प्रेसो इटली से शुरू हुआ, लेटे भी इटली से ही शुरू हुआ है, और मोचा यमन से, और अमेरिकानो या लॉन्ग ब्लैक जो है वह इटली या लैटिन अमेरिका से शुरू हुआ। एस्प्रेसो में क्या होता है कि केवल कॉफ़ी ही होता है और यह थोड़ा गाढ़ा होता है, इसलिए देखते हैं यह कम दिया जाता है, यानी इसमें कैफीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए यह कम दिया जाता है। लैटे में क्या किया जाता है, इसी एस्प्रेसो में दूध मिला दिया जाता है, और मोचा में, इस लैटे में थोड़ा और मीठा मिला दिया जाता है, गुड़ मिला दिया जाता है, और चीनी या चॉकलेट मिला दिया जाता है,
अमेरिकानो में क्या किया जाता है, इस एस्प्रेसो को थोड़ा डाइल्यूट कर दिया जाता है, इसमें पानी मिला दिया जाता है, गर्म पानी। तो इस तरह से होते हैं एस्प्रेसो, लैटे, मोचा और अमेरिकानो या लॉन्ग ब्लैक। यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। आजकल वैसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आमतौर पर आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। जो लुसेंट और इन सब चीज़ों में लिखा हुआ रहता है, आप देख रहे हैं कि वहाँ से कितने कम प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, नोटबुक में लिखें चीज़ों को, ताकि आपको याद हो अच्छे से, आप रिवीजन भी अच्छे से कर सकें। अब कॉफ़ी के बारे में जानना जरूरी है कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो यमन में हुआ है। और कॉफ़ी की दो किस्में हैं, एक है अरेबिका और एक है रोबस्टा। अरेबिका को अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन रोबस्टा में ज़्यादा कैफीन होता है। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए जो जलवायु की दशा है वह है गर्म और आर्द्र जलवायु रहनी चाहिए। यहाँ पे तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए, इसलिए इसका उत्पादन गर्म देशों में किया जाता है, ट्रॉपिकल एरियाज में किया जाता है, उष्णकटिबंधीय देशों में किया जाता है। जबकि चाय कैसा है, जिसका उत्पादन उष्णकटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल, दोनों में किया जा सकता है। इसके लिए कॉफ़ी की खेती के लिए ठंडा, बर्फ, बहुत अधिक गर्मी, ये सब जो है वो क्या होते हैं, वो नुकसानदेह होते हैं। इसलिए इसे छायादार पेड़ों के नीचे उगाया जाता था। भारत में अभी भी छायादार पेड़ों के नीचे ही उगाया जाता है, लेकिन बाकी देशों में अब इसे खुले में भी उगाया जाने लगा है, सुविधाएं देकर। सूखे मौसम में ही इसकी बेरी को काटा जाता है पकने के लिए, उसके बाद तोड़ा जाता है और फिर इसके साथ प्रोसेसिंग करके कॉफ़ी तैयार होता है। इसमें पानी नहीं जमनी चाहिए, इसके जहाँ पे बागान है वहाँ पर, क्योंकि पानी जमेगा तो यह पेड़ पौधे इसके खराब हो जाते हैं। इसलिए इसे पहाड़ों पर उगाया जाता है, 600 से 1600 मीटर ऊंचाई के पहाड़ों पर। और इसकी जो मिट्टी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए लोमी मिट्टी, दोमट मिट्टी होनी चाहिए, जिसमें ह्यूमस हो। अभी मैंने आपको बताया था रिजेनरेटिव एग्रीकल्चर, वह भी क्या है, ह्यूमस को बनाए रखने में मदद देता है। तो ह्यूमस होनी चाहिए, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिज होनी चाहिए। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन करता है कर्नाटक, और केरल और तमिलनाडु में भी कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। अब तो असम में भी इसका उत्पादन होने लगा है। भारत विश्व में कॉफ़ी उत्पादक देशों में 6ठे स्थान पर है। और कॉफ़ी की एक बीमारी होती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमें जान लेना चाहिए, उसका नाम है वाइट स्टेम बोरर डिजीज। इसमें क्या होता है, एक कीड़ा होता है छोटा सा, वह छेद कर देता है, बोर कर देता है, बोरिंग कर देता है, नहीं तो इसीलिए उसका नाम वाइट स्टेम बोरर बीमारी कहा गया है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर इसे लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, उन्हें भी सब्सक्राइब करवाएं। मैं ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाता रहूँगा। और बहुत बहुत